आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा धीरेन्द्र शास्त्री को दी गई चुनौती की भी है। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को एक बार फिर से चुनौती दी गई। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री से कहा है कि वो बंद लिफाफे में नोटों के बंडल में बताए गए नंबर को पहचान ले तो वो 21 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर देगी। साथ ही इस समिति के सदस्य मिलिंद देशमुख ने ये भी कहा है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री इस चुनौती में सफल रहे तो वो अपनी संस्था को बंद कर देंगे। राजस्थान के पुष्कर में मूंछ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में विदेशी लोगों ने भी हिस्सा लिया। दरअसल ये मौका पुष्कर मेले का था। इसमें भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने के लिए मूंछ प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में कुल 14 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पहले स्थान पर पाली जिले के राम सिंह जबकि दूसरे स्थान पर नरसिंह चौहान रहे। इन प्रतियोगितों के मुताबिक वो अपनी मूंछों को एक छोटे बच्चे की तरह पालते हैं। वैसे इन प्रतियोगियों की मूंछ देखकर हिंदी फिल्म का डायलॉग याद आ गया, जिसमें कहा जाता है कि मूंछें हो तो नत्थूलाल जैसी। झारखंड के पलामू में आरपीएफ जवान एक महिला यात्री के लिए देवदूत साबित हुए। दरअसल इस महिला को चलती ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया गया। ये हादसा उस समय हुआ जब ये महिला चलती ट्रेन से डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान वो वहाँ फंस कर रह गयी। फिर आरपीएफ जवानों ने दौड़ लगाकर उस महिला को प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए हुए प्रचार के आखिरी दौर में प्रत्याशियों ने अलग अलग तरीके से वोट मांगे। धौलपुर में किसी प्रत्याशी ने घोड़ी पर दूल्हे की तरह बैठकर बैंड बाजे की धुन पर प्रचार किया तो कोई प्रत्याशी बग्घी में बैठकर लोगों के बीच पहुंचा। इस दौरान नेताओं के समर्थक भी बारातियों की तरह काफी उत्साह में दिखे। देव प्रबोधिनी एकादशी पर खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसके लिए राजस्थान के पानी में गोपीनाथ मंदिर को गुब्बारों से सजाया गया। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को खाटू श्याम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस तिथि को देव उठनी एकादशी और देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बाबा खाटू को आशीर्वाद दिया था कि उन्हें कल युग में उनके नाम से जाना जाएगा। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया के इस दौर में शायद ही कोई ऐसा होगा जो टेक्नोलॉजी से दूर होगा। इसके कई तरह के फायदे भी हैं और नुकसान भी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एआई के जरिए डीप फेक का नया खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इसमें किसी तस्वीर या फिर वीडियो में मौजूद व्यक्ति की जगह किसी दूसरे शख्स को दिखाया जाता है। हाल फिलहाल में कई नामचीन हस्तियां डीप फेक का शिकार हुई हैं। लिहाजा डीप फेक के बढ़ते खतरे पर हॉर्न बजाना जरूरी है। हॉर्न सरकार ने भी बजाया और सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक की। डिजिटल दौर में सब कुछ बड़ी ही तेजी से बदल रहा है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिजिटल बॉन्ड के जरिए लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने से चीजें और भी ज्यादा आसान हो रही हैं और साथ ही खतरनाक भी, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी के जरिए हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बड़ा फर्जीवाड़ा भी हो रहा है। इसमें नया खतरा डीप फेक वीडियो और तस्वीरों से जुड़ा है, जिसका शिकार हाल ही में कई नामी ग्रामी चेहरे हुए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो की हुई, जिस पर खुद रश्मिका ने कड़ी आपत्ति जताई।
और अमिताभ बच्चन समेत पूरे तमाम बड़ी हस्तियों ने एक सुर में डीप फेक के खिलाफ कानून बनाने की मांग की। डीप फेक तस्वीरों ने सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को भी परेशान कर दिया। क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ उनकी फेक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। यही नहीं, डीप फेक के बढ़ते मामलों पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि डीप फेक किसी भी शख्स और समाज के लिए बेहद खतरनाक है और डीप फेक पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। इसके साथ ही पीएम ने खुद को भी डीप फेक का शिकार बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ गरबा डांस करते हुए मेरी तस्वीर लगाकर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो डीप फेक है। सोशल मीडिया पर बढ़ते डीप फेक वीडियो और तस्वीरों के बढ़ते खतरे पर अब केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। गुरुवार को दिल्ली में डीप फेक मामले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और इस खतरे से निपटने के लिए 4 पहलुओं पर काम करने की योजना बनाई है। पहला, सोशल मीडिया पर डीप फेक की जांच कैसे हो। दूसरा, डीप फेक वाली वीडियो और तस्वीरों को वायरल होने से कैसे बचाया जाए। तीसरा, यूजर्स डीप फेक वाले पोस्ट कैसे रिपोर्ट करें और इस पर तुरंत एक्शन कैसे लिया जाए। और चौथा, सबसे जरूरी पहलू ये कि सोशल मीडिया पर डीप फेक के खिलाफ जागरूकता के लिए कैसे मिलकर काम किया जाए। We have all agreed that within next about 10 days we will come up with clear actionable items on 4 pillars. All the companies, all the platforms, the entire industry shared our concern. They understood that this is not free speech. They understood that this is something which is really harmful for the society. They understood the need for much heavier regulation on this. So we agreed that we will start drafting the regulation today. साफ है, सरकार अब डीप फेक को लेकर ठोस कदम उठाने के मूड में है, लेकिन अभी के लिए डीप फेक को ठीक से समझना और उससे बचाव के तरीके जानना भी जरूरी है। डीप फेक वीडियो या तस्वीरों को एआई टूल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसमें किसी तस्वीर या वीडियो में मौजूद व्यक्ति की जगह किसी दूसरे शख्स को दिखाया जाता है। ये डीप फेक वीडियो तस्वीरें इतने परफेक्ट दिखते हैं कि इन्हें देख रियल और फेक की पहचान कर पाना काफी मुश्किल होता है। जाहिर है, डीप फेक से किसी की पहचान का गलत इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया कंपनियां भी डीप फेक के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क हो रही हैं। लेकिन चुनौती अभी बड़ी है, जिससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ ही लोगों में जागरूकता की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस मिल गया है। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी यूपी के मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन किए। इस दौरान पीएम ने वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद वो मीराबाई जयंती समारोह में भी शामिल हुए। पीएम ने मीराबाई पर डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का भी जारी किया। वहीं उन्होंने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि आज उन्हें ब्रज के दर्शन करने का अवसर मिला। इस मौके पर पीएम ने मीराबाई के जीवन से जुड़े कथनों का भी जिक्र किया और कृष्ण के प्रति मीराबाई के समर्पण को खास बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा और उनसे पनौती शब्द इस्तेमाल करने को लेकर जवाब मांगा है। अब राहुल को इस मुद्दे पर 25 नवंबर शाम 6 बजे तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। इससे पहले राहुल ने राजस्थान के बाड़मेर में चुनाव प्रचार के दौरान इस शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद बीजेपी इस मामले पर चुनाव आयोग चली गई थी। समलैंगिक विवाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई गई।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से खुली अदालत में सुनवाई की मांग की गई। वहीं मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने ये याचिकाएं देखी नहीं है, वो उन्हें देखने के बाद सुनवाई तय करने पर विचार करेंगे। केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में वहां कई जगहों पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया ताकि प्रभावितों तक मदद पहुंचाई जा सके। इसी बारिश की वजह से कई इलाकों में स्कूल की छुट्टियां करनी पड़ गई। यूपी की तरह बिहार में भी हलाल प्रोडक्ट बैन करने की मांग उठाई गई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक खत लिखा है। इसमें उन्होंने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर पाबंदी लगाने की अपील की है। अभिनेता विक्की कौशल पंजाब के अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने हरमंदिर साहिब में मत्था टेका। 1 दिसंबर को उनकी फिल्म सैम बहादुर रिलीज होगी। ऐसे में अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा समेत पूरी फिल्म यूनिट यहां पर मौजूद रही। इस मौके पर विक्की कौशल ने वहां गुरबाणी भी सुनी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज बात होगी राजस्थान के चुनावी रण की, जहां आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अब शनिवार को वहां वोटिंग होगी। वैसे चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने पायलट परिवार का जिक्र कर सचिन पायलट के साथ हमदर्दी दिखाई और कांग्रेस पर सचिन पायलट की अनदेखी का आरोप लगाया। तो वहीं सूबे के मुखिया अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया। जिसने परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझे। मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य की चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए। वो चिंता हमारी पार्टी और हमारी जनता करेगी और हमारा खूब ख्याल रखेगी। राजस्थान के सियासी रण में गुरुवार को चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पायलट परिवार की एंट्री करा दी। देवगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिन पायलट के साथ एक बार फिर से हमदर्दी दिखाई। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। देश का कैसा दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे शब्द गद्दार, नालायक, निकम्मा जैसे ये शब्द भी राजेश पायलट जी के बेटे के लिए प्रयोग किए गए थे। अखबारों में देख लीजिए, टीवी पे हैं। क्या ऐसी भाषा कोई बोलता है क्या? लेकिन कांग्रेस के पुराने तार छेड़ने पर सचिन पायलट ने भी पीएम मोदी पर पलटवार करने में देर नहीं की। पायलट ने दावा किया कि बीजेपी में खुद असमंजस की स्थिति है, जिसे छिपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। पायलट साहब ने एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद जब इंदिरा जी से मुलाकात हुई, उनकी प्रेरणा से वो राजनीति में आए और जब तक वो जिंदा रहे, उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने हमेशा कांग्रेस की सेवा करी, कांग्रेस के माध्यम से देश की सेवा करी। और मुझे लगता है कि बीजेपी के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए बहुत कुछ है नहीं, और जो बिखराव राजस्थान में बीजेपी का है वो जग जाहिर है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के इस आखिरी पड़ाव में वार पलटवार का ये दौर परिवार से होते हुए जातिगत हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर गुर्जरों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। गुर्जरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है।
एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पायलट परिवार का नाम लेकर गुर्जरों को भड़काने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, गहलोत ने गुर्जरों पर फायरिंग का मुद्दा उठाकर सियासी माहौल की तपिश और भी बढ़ा दी। गुर्जर समाज इस बात को भली भांति जानता है, उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं जो राजद पार्टी को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, चौक में, गरसाना में हुई, पर साथ में गुजरों में हुई है। कुल 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे, 72 गुजर मारे गए थे। जाहिर है राजस्थान के सियासी रण में अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और 25 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि आखिर राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 5 अंक नीचे 66,018 पर लुढ़क गया। वहीं निफ्टी भी 18 अंक खिसक कर 19,802 पर बंद हुआ। इस दौरान आईटी और फार्मा समेत कई सेक्टर्स के शेयर्स में काफी कमजोरी रही। शादी के सीजन की शुरुआत हो गई है। अनुमान जताया जा रहा है कि इस साल शादी के सीजन में करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार बढ़ सकता है। दरअसल दिसंबर तक करीब 38 लाख शादियां होने का अनुमान है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान शादी से जुड़े उद्योगों की बिक्री 8 से 11% तक बढ़ सकती है। भारत निर्यात सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अप्रैल से अक्टूबर के बीच एप्पल ने भारत में $5 अरब के स्मार्टफोन का निर्यात किया है। पिछले साल के पहले 7 महीनों के मुकाबले इस साल 177% की बढ़ोतरी हुई है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर अब अपने अंतिम दौर में है और किसी भी वक्त मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। दरअसल मजदूरों तक पहुंचने के लिए की जा रही ड्रिलिंग की राह में एक बार फिर लोहे की रॉड रुकावट बन गई, जिसके चलते अमेरिकी ऑगर मशीन को अपना काम रोकना पड़ा, जिसके बाद एक्सपर्ट को अंदर भेजकर लोहे की रॉड को काटा गया और फिर से ड्रिलिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे ही आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है उसकी। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होते ही टनल में फंसे मजदूरों को पाइप के रास्ते बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैयार है। इन मजदूरों को अस्पताल पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस और इलाज के लिए मेडिकल टीम भी तैयार है। और तो और इमरजेंसी में अगर किसी मजदूर को एयरलिफ्ट करना पड़ा तो उसके लिए हेलीकॉप्टर भी तैयार है। ये तमाम तैयारियां इस बात का संकेत है कि बीते 11 दिनों से सिलक्यारा सुरंग में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने अंतिम दौर में है और किसी भी वक्त टनल में फंसी 41 जिंदगियां बाहर आ सकती हैं। इस पूरे ऑपरेशन पर बारीकी से नजर रखे आला अफसरों की टीम ने आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की ओर इशारा भी कर दिया। पूरे प्रयास जारी है, इसलिए जो कल हर्डल आई थी वो हर्डल क्रॉस कर ली गई है। ये सबके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक जो कहते हैं रिलीफ की बात है। बताया जा रहा है कि टनल में मौजूद मलबे में सरिया और लोहे का गर्डर होने के कारण ऑगर मशीन से की जा रही ड्रिलिंग को फिर से रोकना पड़ा और फिर एक्सपर्ट को अंदर भेजकर उस गर्डर को गैस कटर से काटा गया, जिसके बाद फिर से ऑगर मशीन ने ड्रिलिंग का काम करना शुरू कर दिया।
हालांकि अभी भी 12 मीटर की दूरी तय करनी बाकी है। कहा जा रहा है कि इस 12 मीटर की दूरी को तय करने में अगर कोई अड़चन न आई तो जल्द ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। 44-45 मीटर के करीब जब हम पहुंचे थे, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही हिम्मत दिखाकर हमारी टीम ने ऑगर मशीन तो निकाला था, उसके बाद जो लोग अंदर गए, एनडीआरएफ की टीम वगैरह थी, सपोर्ट किए, और वो 2 नाम जो उन्होंने बोला, प्रवीण और बलविंदर, उन लोग ने बड़ी हिम्मत लगाकर और 2-2.5 घंटे लगाकर जितने गर्डर्स थे सबको काट निकाले हैं, और हमने फिर से मशीन अंदर डाली और हमने दोबारा अभी शुरुआत किया है। ये ऑपरेशन इतना जटिल है कि एक्सपर्ट अपना हर कदम फूंक कर रख रहे हैं ताकि टनल में फंसे मजदूरों और रेस्क्यू में जुटे लोगों को किसी तरह के हादसे का सामना न करना पड़े। यही वजह है कि तमाम सावधानियां बरतते हुए ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इस तरह के सरिया का इस्तेमाल होता है सुरंग बनाने के लिए, यानी जो ऊपर छत का हिस्सा होता है, और मैं देखिए नजदीक से आप कोशिश करेंगे, इससे भी मोटे जो है स्ट्रक्चर होते हैं लोहे के सरिये जो छतों में लगाए जाते हैं। अब इसको अगर काटना हो, हालांकि ये तो अंदर से खाली भी हो, ये पूरी तरह भरा हुआ हो, सिर्फ इसका वजन जो है लगभग 7 से 8 किलो है, इतने से हिस्से का, तो आप समझ सकते हैं कितना मजबूत होगा। इसको पेनिट्रेट करने के लिए जो ड्रिल चाहिए, जो मशीनें चाहिए, उसमें डायमंड लगे होते हैं, डायमंड कटर काटते हैं, वो मोटे आर्क प्लेट को तो काट सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हिस्सा आए, जैसे कल एक हिस्सा दोपहर में आया तो वो बेंड हो गया था, बाकी हिस्सों को काटना ये अपने आप में बहुत चुनौती भरा होता है, इसलिए जो है उसको पहले गैस कटर से काटा गया। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज फिर निर्माणाधीन सिलकयारा टनल पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू टीम के साथ सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों से बात की। इस बातचीत में उन्होंने सभी मजदूरों का हौसला बढ़ाया और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि सभी को सकुशल बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ, और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना, ये तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह ठीक है ना वहाँ पर। इस सिलकयारा टनल में हादसा 12 तारीख को हुआ था, जिसके बाद से एक तरफ अंदर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए 24 घंटे राहत और बचाव अभियान चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए लगातार देश के अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना भी की गई। उत्तरकाशी से आशुतोष मिश्रा, अंकित शर्मा और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी रेल यात्रा की। ट्रेन में सफर करने के दौरान रेलवे स्टाफ को ही नहीं, यात्रियों को भी जिम्मेदार तरीके से पेश आना चाहिए। एक रेलवे अधिकारी की इसी अपील के साथ शेयर की गई पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय रेलवे की कोशिश रहती है कि ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, लेकिन फिर भी आए दिन यात्रियों की तमाम शिकायतें सामने आती रहती हैं। कभी खाने को लेकर, तो कभी साफ सफाई को लेकर, कभी ट्रेन में देरी को लेकर, तो कभी रेल स्टाफ के व्यवहार को लेकर। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर यात्रियों के व्यवहार को लेकर एक रेलवे अधिकारी की ओर से शेयर की गई पोस्ट काफी चर्चा में है। चेन्नई में ADRM के पद पर तैनात रेलवे अधिकारी अनंत रूपा नागुडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक कोच के अंदर की तस्वीर शेयर की है, जिसमें 2 बच्चे स्नैक ट्रे पर बैठे हुए देखे जा सकते हैं, जबकि उनके माता पिता सामने की सीट पर बैठे हुए नजर आए। रेलवे अधिकारी ने इस तस्वीर के साथ लिखा कि वंदे भारत या दूसरी ट्रेनों में ट्रेन टूटने या खराब होने की एक मुख्य वजह ये भी है। उन्होंने ये भी लिखा कि इस तस्वीर को देखकर भी शिकायत करने वाले यही कहेंगे कि वो सिर्फ यात्रियों पर ही दोष मढ़ रहे हैं। लेकिन अधिकारी के इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने अपने कमेंट किए। एक ने सुझाव दिया कि वंदे भारत ट्रेन के नए वर्जन में टेबल ट्रे को बेबी सीट की तरह डिजाइन किया जाए।
वहीं एक और यूजर ने कहा कि सब कॉमन सेंस की बात है, ऐसा फ्लाइट में तो नहीं करते। रेलवे अधिकारी अनंत रूपा नागुडी ने रेल यात्रियों से जुड़ी एक पोस्ट को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सर, अगर हम बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस, जो बड़ा पैसा है केंद्र सरकार ने इस पर खर्च किया है, लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के बावजूद जो लोग हैं उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर रहे। किस तरह से देखते हैं आप? जो एक फोटो है वो काफी वायरल हो रही है। देखिए, जो हमारा रेल का सिस्टम है वो हमारे आम लोगों के जीवन की लाइफलाइन है। रेल से आप अपने गंतव्य तक, अपने स्थान तक पहुंचाने का काम सरकार का और रेल मंत्रालय हमारे को करता है। लेकिन अगर जैसा आप बता रहे हैं कि एक परिवार ने जो आगे खाने के लिए ट्रे होती है उसके ऊपर बच्चों को बिठाने का काम किया, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार एक तरफ तो आपको सुविधा दे रही है कि आप अपना खाना अच्छे से खा सकें और आपका जो पानी का गिलास है वो छलके नहीं, लेकिन अगर ऐसा कहीं किसी भी सफर के दौरान किसी भी बोगी में ऐसा हुआ है तो इसको रोकने का प्रयास सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए और उसके ऊपर कोई ना कोई प्रावधान ऐसे करने चाहिए कि वहां पर बच्चे या किसी और चीज के लिए वो प्रयोग ना हो सके, केवल खाने का ही उसका जिस चीज के लिए वो बनाई गई है उसी का प्रयोग लोग अपने सफर के दौरान कर सके। रेलवे हमारा लाइफलाइन है, इस पे रोज के लाखों लोग सफर करते हैं। अगर ऐसी कोई बात हमारी नॉलेज में आई है तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ये आम जनता के लिए नुकसानदायक होगी। और इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी और कंप्लेंट आती है इसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, इसको रेलवे को भी इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी जिम्मेवार है इस तरह की बिल्कुल जिम्मेवार हैं। जैसे कि हमारा भी फर्ज बनता है, अगर हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं तो हमें भी उसका बिल्कुल टेक केयर करना चाहिए। जो चीज जिस यूज के लिए बनी है वो चीज उसी में यूज होनी चाहिए। टेबल जो है आपको खाने के लिए है, अगर आपने कुछ काम करना है, अपना लैपटॉप यूज करना है, उस चीज के लिए ठीक है, बट दैट्स नॉट फॉर कि आप अपने बच्चे बैठाओ उस पे, कोई सीट नहीं है वो। मुझे लगता है कि मतलब कि जो पब्लिक चीजें होती हैं वो उसका ध्यान हमें खुद ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनका खुद ध्यान रखेंगे तो वो उससे हमें ही वो है फायदा है। देखो, जब बात पब्लिक प्रॉपर्टी की होती है तो हमें उसका खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। जो भी चीज, चाहे ट्रेन हो, बस हो, मेट्रो हो, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका हमें खुद ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो बाद में हम उसके लिए ब्लेम करते हैं सरकारों को, हम ब्लेम करते हैं रेलवेज को या मेट्रो को। हाँ जी, सही बात है। ये जैसे कि अभी मैं खा रहा हूँ, ये खा के यहीं डाल दूँ तो वो मेरी गलती है ना, डस्टबिन में डालना चाहिए। ये वो खुद ही पे डिपेंड होता है कि खुद साफ सफाई रखो, ये सारी चीजें। हमारे इंडिया के लोग ऐसे हैं कि वो ध्यान नहीं रखते। आपने देखा होगा मग वग चुरा के ले जाते हैं। तो ये हमारे मतलब सोसाइटी में चेंज आना चाहिए, जब ये चीज सही रहेंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इतनी सारी रेडी गंदगी कर रखे है, जबकि यहाँ से इतने सारे लोग निकलते हैं पर किसी को माइंड नहीं होता। ये सब बहुत जरूरी है, अपने को पब्लिक को ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे यहाँ इतना ज्यादा है कि अगर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लेम गेम चलता रहेगा। रेलवे में खास तौर पर हम ऐसा देखते हैं कि जब बात ट्रेनों की होती है तो लोग अक्सर बहुत लापरवाही बरतते हैं, चाहे चार्जिंग पॉइंट की बात हो, स्नैक ट्रे की बात हो या रेलवे का दिया हुआ कोई भी सामान हो, अक्सर वो भी चोरी होने की खबरें। या एग्जैक्टली सुना है। तो ये रीजन यही है कि हम लोग खुद ध्यान नहीं रखते। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें रोकना होगा, ये ना कि सरकार के लिए वेट करें। हम किसी के लिए भी इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। चीजों में देखा गया है कि मेट्रो हो चाहे रेल हो, गंदगी करते हैं, इधर उधर थूकते हैं, विसर्जित करते हैं टॉयलेट वगैरह का। तो ये सब चीजें इन पर पेनल्टी लगनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जो ये इस चीज की हरकत करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं जो। इंस्टाग्राम में डाउनलोड हो सकेंगी रील्स। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को एक और बड़ा तोहफा दिया है। अब यूजर्स रील्स को आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए थर्ड पार्टी ऐप को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। अभी तक ये सुविधा सिर्फ अमेरिका में थी, लेकिन अब भारत में भी लोगों को ये सुविधा मिल सकेगी। अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब ने बेंगलुरु के एआई स्टार्टअप रिफ्रेश एआई का अधिग्रहण कर लिया। इसकी जानकारी खुद रिफ्रेश एआई के संस्थापक शिवम मंगला ने सोशल मीडिया पर दी है। हालांकि ये डील कितने में हुई है ये अभी तक सामने नहीं आया है। टेस्ला का पहला इलेक्ट्रिक पिकअप साइबर ट्रक 30 नवंबर को लॉन्च होगा। इसकी लॉन्चिंग अमेरिका में होगी। बताया जा रहा है कि करीब 19 लाख लोग इसकी प्री बुकिंग करवा चुके हैं।
और अब आपको बताते हैं कैसे स्कूल के बारे में जिसमें लेक्चर देने विदेश से लोग आते हैं। इस स्कूल में बच्चों की चलती है, यानी कि इस स्कूल के फैसले बच्चे लेते हैं। ये बच्चे बेहद मामूली परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और वहीं तय करते हैं कि उन्हें किस शिक्षक से पढ़ना है। ये वो स्कूल है जहां शिक्षक, प्रबंधकों और किसी बड़े बुजुर्ग की नहीं बल्कि बच्चों की चलती है। यानी इस स्कूल के फैसले बच्चे ही लेते हैं। ये बच्चे बेहद मामूली परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। खाली एक स्ट्रक्चर में हमें बैठा दिया जाता है और हमें बोला जाता है कि सामने वाला तुम्हें पढ़ा रहा है और तुम पढ़ो। मतलब वो क्या होता है, एक तरफा ही बात हो पाती है जिसमें सिर्फ एक टीचर बोलता है और हम सुनते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ ऐसा होता है कि अगर तुम्हें कोई टीचर पढ़ा रहा है और तुम उसमें अपने कोई पॉइंट्स या व्यू देना चाहते हो कि हाँ अगर आप हमें इस तरह से पढ़ाओगे तो हम ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, या फिर और ऐसा ही नहीं है कि यहाँ जो टीचर से ही बच्चे सीखें। ऐसा भी होता है कि जो बच्चे हैं, मतलब जो टीचर्स हैं, वो भी बच्चों से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं। और कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई तुम्हें ये करने से मना करेगा। जो भी चीज़ें तुम्हें एक्टिविटीज़ करनी है वो तुम कर सकते हो। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नानक मत्ता इलाके में मौजूद इस स्कूल के बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं, लेकिन इस स्कूल में पढ़ाई के एक अलग ही कल्चर ने इसे देश के अलावा दुनिया में भी सुर्खियों में ला दिया है, जिसकी वजह से यहाँ बच्चों के गेस्ट टीचर विदेशी भी होते हैं। पढ़ाई का तरीका बहुत सिंपल है। APJ अब्दुल कलाम सर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मोदी जी। उनकी लाइफ की जितनी भी जर्नी रही है, उनके मोटिवेटिंग एग्जाम्पल्स, उनकी स्टोरीज के थ्रू मैं मोटिवेट करती हूँ। मेरा यही तरीका है मोटिवेट करने का। इस स्कूल के कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतारने वाले हैं कमलेश अटवाल, जो JNU से PhD कर चुके हैं। 12 साल पहले उन्होंने इसे अपने गांव की जमीन पर उतारा। इनकी कामयाबी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक स्कूल की मदद से इलाके में 20 से ज्यादा सामुदायिक शिक्षा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जहां उन परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं जो जरा सी भी फीस भर नहीं सकते हैं। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्या क्लासरूम में कोई डेमोक्रेसी जैसी चीज़ हो सकती है, स्कूल में कोई डेमोक्रेसी जैसी चीज़ हो सकती है? और सबसे ज़रूरी है, अगर हम ये कहते हैं कि स्कूल बच्चों के लिए है, उन बच्चों का स्कूल में कहाँ डिसीजन मेकिंग में कहाँ रोल है? तो हम लोगों का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इस बात पे है कि स्कूल स्टूडेंट सेंट्रिक हो, डिसीजन मेकिंग से लेके स्कूल करिकुलम डिजाइन से लेके यहाँ तक कि इवेल्युएट करने में उनकी एक इम्पोर्टेंट रोल हो। उत्तराखंड बोर्ड से जुड़े इस स्कूल में बच्चों को खेल, संगीत, फिल्म और किताबों से पढ़ाया जाता है, जिसको बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को यहाँ पढ़ाई से जुड़े फैसले लेने की खुलकर आजादी है। मेलक नजीर के रहने वाले कमलेश अपने इलाके के बच्चों को ज्ञान के भंडार से लैस कर रहे हैं। एक ऐसा ज्ञान जो महज किताबों का न हो बल्कि व्यावहारिक दुनिया से भी जुड़ा हो। यही वजह है कि इनके स्कूल के बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही है। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।